बात करते हैं, कल ये हमारा होमवर्क था और यहीं पर हमने सेशन का समापन किया था। शुरू हम आज का सेशन यहीं से करेंगे। और आज पहले ही बता दूं कि आज के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना, आज प्रश्नों की संख्या मैंने ज्यादा रखी है। पता है क्यों? क्योंकि आज क्वेश्चन का जो लेवल है वो मैंने रखा हुआ इजी। हमें हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है ना, हर दिन हम टफ ही नहीं पढ़ेंगे, हर दिन मॉडरेट ही नहीं पढ़ेंगे, किसी दिन पूरा का पूरा इजी क्वेश्चंस भी हम रखेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे बिहार राज्य विशेष से पूछे गए प्रश्नों में तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो होता है वो आपके इजी लेवल का होता है। ठीक है, तो आज का लेवल जो है 5-6 क्वेश्चन, कल वाला जो है वो आपका मॉडरेट में दिखाई देगा। उसके बाद से आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने जोड़े हुए हैं सारे इजी लेवल के हैं, इसलिए प्रयास करना कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी यहां पर सही करो। ठीक है ना? तो देखो यहां पर हमारा क्या था कि खनिजों और उनके संबंधित जिलों के बारे में गलत युग्म का पहचान करना है। अब भरक में दे रखा है कि ये नवादा जमुई में पाया जाता है, चूना पत्थर रोहतास कैमूर में, मैग्नीज पटना और गया में। और इसमें से हमें असत्य विकल्प यानी कि गलत युग्म जो है, गलत युग्म की पहचान करनी है। आप सभी बताओगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताएं सभी। चलिए यहां पर अभ्रक गया में, अभ्रक नवादा जमुई ठीक तो है। अभ्रक हमारा नवादा जमुई जिले में पाया जाता है, कुछ गया में भी पाया जाता है। ठीक है ना? उसके बाद से बात करें चूना पत्थर, तो कैमूर और रोहतास जिलों में पाया जाता है, इसी कारण से वहां पर सीमेंट के फैक्ट्रियों का संकेंद्रण है, यह भी हमारा सही है। अब हम यहां पर बात करें किसका? मैग्नीज का, तो मैग्नीज पटना में तो नहीं पाया जाता। मैग्नीज मूल रूप से गया और मुंगेर जिले में पाया जाता है, तो गया के साथ साथ यहां पर होना चाहिए हमारा मुंगेर। ठीक है, तब जाके यहां पर होता सही। ठीक है, और गलत की बात करें तो केवल हमारा यहां पर गलत जो है वो है ऑप्शन ए, है ना, यानी कि तीसरा जो स्टेटमेंट है यहां पर, तीसरा मैचिंग जो है वो क्या है, वो है हमारा यहां पर गलत। अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले बात करें अभ्रक की, जिसे इंग्लिश में हम माइका कहते हैं, इसकी पट्टी की बात करें तो गया से लेकर नवादा जमुई बांका तक फैली हुई है। ठीक है, तो अगर अभ्रक के संदर्भ में नवादा जमुई है, इसके साथ साथ गया और बांका भी होता तब भी हमारा सही होता। इसमें हमारा गया बांका है ना, यहां पर पूरी की पूरी फैली हुई हमारी माइका की पट्टी। ठीक है, क्लियर। चूना पत्थर की अगर हम बात कर लें तो चूना पत्थर ये हमारा जो विंध्य श्रेणी की जो चट्टाने हैं, विंध्य क्रम की चट्टाने हैं, वहां पर पाई जाती हैं। और बिहार में मात्र 2 ही जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, वो है हमारा रोहतास और कैमूर, तो दूसरा भी हमारा सही है। ठीक है, और वही बात करें हम मैग्नीज की, तो मैग्नीज गया और मुंगेर जिलों में पाया जाता है। ठीक है, रोहतास में देखें तो रोहतास में एक और चीज, क्या चीज? पायराइट, है ना, पूरे भारत में एक अधिकार रखता है कौन? और इसी को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। गया की बात करें तो गया में एक और चीज मिलता है, क्या चीज? यूरेनियम और लिथियम, है ना, यहां पर देखें तो यूरेनियम, साथ ही साथ देखें तो लिथियम, ये भी कहां पर मिलेगा? ये भी आपको गया जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं बात करें बॉक्साइट की तो जमुई और मुंगेर जिले हैं, वहां पर बॉक्साइट के बड़े भंडार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आओ बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखो कि बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार होने का अनुमान लगाया गया है ना, सोना, देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार जो है वो बिहार के किस जिले में है? और ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, सोने की बात आए तो फिर क्या ही कहना, ये सोने वाला, स्लीपिंग वाला सोना नहीं है, गोल्ड वाला सोना है। ठीक है, तो यहां पर जमुई को लॉक कर दे, बहुत बढ़िया। जितने लोग जमुई के साथ हैं सभी यहां पर क्या हैं? बिल्कुल सही है। ठीक है, जमुई में बहुत बड़ा भंडार हमें मिला हुआ है, और इसका सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है, अगर हम उसकी रिपोर्टों की बात कर लें तो जमुई जिला में एक स्थान है करमटिया। कौन सा? तो यहां पर जो स्थान है उसका नाम क्या है? करमटिया। ठीक है, ध्यान रखना, यहां पर सोने के भंडार बड़े स्तर पर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहीं पर एक और क्षेत्र है, कौन सा? झांझा,
है ना। एक कौन सा क्षेत्र है, एक है आपका झांझा, यहीं पर एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है सोनो। तो ये सभी क्षेत्र वो हैं जो भर भर के सोना रखे हुए हैं। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर लें तो जमुई में कितना सोने का भंडार है, तो 222 दशमलव कितना, तो 8-9 मिलियन टन सोना कहां पर है, तो अपने जमुई में है ना, 8 मिलियन टन। लेकिन ये सोना नहीं है, स्वर्ण अयस्क है, ध्यान में रखना, है ना। यहां पर ध्यान रखना, ये क्या है, ये है स्वर्ण अयस्क जिससे सोना निकाला जाता है। तो 222.89 मिलियन टन यहां पर क्या है, स्वर्ण अयस्क है। और ये भारत का कितना है, तो भारत में जितने आपके स्वर्ण अयस्क पाए जाते हैं उसका लगभग 44%। लगभग कितना, लगभग 44% ये है। तो इतना सोने का भंडार हमारे पास है, आप सभी जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखो। अगला कह रहा है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष स्वतंत्रता के बाद कौन बने थे। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष स्वतंत्रता के पश्चात कौन बने थे। रामदयालु सिंह, विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, श्री कृष्ण सिंह या फिर अनुग्रह नारायण सिंह, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। रामदयालु वाले ये तो बने थे 1937 में, है ना। ये पहले, इनकी बात कर लें तो ये पहले अध्यक्ष थे, ध्यान रखना। जब पहली बार यहां पर सरकार बनाई गई थी 1937 में, लेकिन पूछा जा रहा है स्वतंत्रता के बाद, यानी कि 1947 के बाद, ठीक है। तो यहां पर जो बने हुए थे उनका नाम था विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा। क्या था, विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा इज द राइट आंसर। इनकी बात कर ले तो 25 अप्रैल 1946 से लेकर 14 मार्च 1962 तक ये यहां पर क्या रहे, तो यहां पर अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे, ठीक है। तो ये आजादी से पहले से ही थे, 25 अप्रैल 1946 से लेकर 14 मार्च 1962 तक। और हम आजाद कब हुए, 1947 में। पहली बार हम गणतंत्र कब हुए, 1950 में। और उसके पश्चात विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे थे। इसीलिए कह सकते हैं कि आजादी के बाद पहले अध्यक्ष जो यहां पर रहे वो रहे विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। चलो बड़े आगे, श्री कृष्ण सिंह की बात कर लें तो ये पहले मुख्यमंत्री थे, है ना। ये प्रथम मुख्यमंत्री थे और अभी मुख्यमंत्री की चर्चा खूब चल रही है, ठीक है। अब पूछे कि बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये बता दो, तो आप क्या बताओगे, कल ही शपथ लिए हुए, क्या नाम है उनका, उनका नाम है सम्राट चौधरी, ठीक है। सम्राट चौधरी हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद से जो इनके द्वारा बातें कही जा रही है, अगर उस पर ये खरे उतरते हैं तो फिर तो क्या ही कहना, अन्यथा की स्थिति में बाकी देखते हैं अपने बिहार का होता क्या है। आओ अगला प्रश्न देखो कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ये किस लिए इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा कल शपथ दिलवाया गया है। तो इनके बारे में तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। बताएंगे कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है, क्या हो जाएगा। चलो सभी बिल्कुल सही जा रहे हो ना, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जितने भी नाम हैं वो सब कहीं ना कहीं बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किए हुए हैं। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जो है ये बिहार के राज्यपाल हैं, है ना। तो यहां पर उपयुक्त में से कोई नहीं क्यों हो जाएगा, तो यहां पर क्या लिखोगे, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, ठीक है। कौन से नंबर के हैं, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 43वें राज्यपाल हैं ये, बिहार के 43वें राज्यपाल। 42वें कौन थे, 42वें कौन थे, आप सभी कमेंट करके बताओ, है ना। 42वें कौन थे, आप सभी कमेंट करके बताओ, इनसे पहले वाला,
ठीक है। अब राज्यपाल के संदर्भ में क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं? तो सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि आजादी के बाद पहले राज्यपाल कौन थे? तो क्या लिखोगे? जयराम दास दौलत राम। ठीक है, क्या लिखोगे? आप लिखोगे जयराम दास दौलत राम। ये कौन है? तो ये हैं आजादी के बाद, आजादी के बाद पहले राज्यपाल। ठीक है, आजादी के बाद पहले राज्यपाल थे। कब से कब? तो 1947 से लेकर 1948 तक इनका कार्यकाल रहा। बात करें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ना? राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल पूछे तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। और बिहार के दो राज्यपाल ऐसे रहे, एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे रामनाथ कोविंद। ये दो ऐसे राज्यपाल रहे जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। तो दो नाम यहां पर याद रखना, कौन कौन से है ना? तो एक हो गए डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे कौन? दूसरे रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये दो ऐसे राज्यपाल जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। अगला देखो, अगला कह रहे कि बराबर की गुफाएं जो भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं, किस जिले में अवस्थित हैं? गया, जहानाबाद, औरंगाबाद या फिर आपका क्या है नालंदा? बताएंगे। ये जो गुफाएं हैं, बराबर की गुफाएं, किस जिले में है? पुरानी किताबों में आपको गया देखने को मिलेगा, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो ये कहां पर है? ये है आपके जहानाबाद में। कौन से जिले में है? तो जहानाबाद में अवस्थित है बराबर की गुफाएं। और ये गुफाएं फेमस किस लिए हैं? क्योंकि यहां पर अशोक के द्वारा गुफाओं का निर्माण किया गया है। टोटल कितनी गुफा? तो यहां पर ध्यान रखना 4 गुफाओं का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि ये गुफाएं किसको ये दान में दे देता है ना? तो यहां पर क्या लिखोगे? आप लिखोगे आजीवक संप्रदाय को। ठीक है, आजीवक संप्रदाय को अशोक क्या करेगा? इसको दान में दे देगा। ठीक है, जहानाबाद में भी देखा जाए तो मखदूमपुर प्रखंड है, वहीं पर पहाड़ियां हैं, एक तो आपकी बराबर वाली हैं और उसी से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर आपकी नागार्जुनी की पहाड़ी है। नागार्जुनी की पहाड़ी में इसका पौत्र जो है, जिसका नाम है दशरथ के द्वारा 3 गुफाओं का निर्माण वहां पर करवाया गया था और उसने भी इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय को क्या कर दिया? दान में दे दिया। अब देखो, एग्जामिनर को थोड़ा सा टफ करना होगा तो इसके नाम भी पूछ लिए जाएंगे, है ना? कि ये 4 गुफाओं के नाम क्या है? सबके नाम है ना? पहला जो है वो है आपका लोमश ऋषि गुफा। ठीक है, पहला। दूसरा जो है वो है आपका कर्ण चौपर गुफा। ठीक है, तीसरा जो है वो है आपका सुदामा गुफा और चौथा जो है उसका नाम है विश्व झोपड़ी। ठीक है, तो ये 4 गुफाओं के नाम है, अवश्य ही आप ध्यान में रखना। ठीक है, लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्णचौपर गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। ये 4 गुफाएं जो यहां पर अशोक के द्वारा निर्मित करवाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इन गुफाओं के अंदर दीवारों पर पॉलिश किया गया है। पॉलिश करके इतना इसको चिकना बना दिया गया है कि आपको लगेगा कि भैया एकदम शीशा है, ये कांच है ना? और ध्यान रखना, इसमें से एक चीज है ना, एक चीज है, ये जो लोमस ऋषि गुफा है, जैसे होता है ना एंट्रांस हो गया, गुफा हो गया, तो जैसे घर का हम आगे का
प्रवेश द्वार क्या करते हैं, अलंकृत करते हैं, सजाते हैं। तो सजा हुआ गुफा किसका है, सजा हुआ प्रवेश द्वार किसका है, लोमस ऋषि गुफा का है। आप सभी ध्यान में रखना। तो 3 इसमें प्लेन पाई जाती है और लोमस ऋषि गुफा जो है इसका द्वार कैसा है, तो इसका द्वार है अलंकृत, अलंकृत। और ये मैंने क्यों बताया है ना, ये क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, चलो बढ़े आगे, अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला कि बिहार का पहला ग्लास ब्रिज और जू सफारी कहां स्थित है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहे हैं कि बिहार का पहला ग्लास ब्रिज और जू सफारी कहां स्थित है, बताएंगे। अलंकृत का मतलब होता है डिजाइनदार। आप गूगल पे सर्च करके देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि बाकी के 3 जो प्रवेश द्वार हैं वो सिंपल सिंपल है, डिजाइन नहीं है, लेकिन लोमस ऋषि गुफा वाले पे आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। यहां पर सभी सी के साथ जा रहे हैं। सी क्या है हमारा, सी है राजगीर, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है ना। राजगीर में क्या है, तो बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है और उसके साथ साथ जू सफारी बनाया गया है। ठीक है, नेचर सफारी है ना। तो जू सफारी, नेचर सफारी जो है इसी में ग्लास ब्रिज है। और इसका अगर हम बात करें उद्घाटन है ना, खोलने की बात करें तो फरवरी 2022 और मार्च 2021 के आसपास जनता के लिए इसे खोला गया था। बात करें कौन सा जिला है, तो राजगीर आपको नालंदा जिले के अंतर्गत आता है। और बिहार सरकार के द्वारा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और टूरिज्म में भी ये क्या है, इको टूरिज्म है, पर्यावरण पर्यटन है, तो इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां पर इसका निर्माण किया गया है। आप सबको पता ही है कि राजगीर जो है ना, उसकी प्राकृतिक सुंदरता कितनी तगड़ी है और यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा है हमेशा, और इसी उद्देश्य से इस क्षेत्र का यहां पर विकास किया गया है। ठीक है, अब बात करें कि ये किस तर्ज पर बनाया गया है, तो ध्यान रखना राजगीर का ये जो ग्लास ब्रिज है ये चीन का जो हांगजो ग्लास ब्रिज है उसी के तर्ज पर बनाया गया है। कौन सा, हांगजो, हांगजो ग्लास ब्रिज ये कहां पर है, ये है चीन में। और इसी से प्रेरित प्रभावित होकर हमने राजगीर में ये बना दिया है। ठीक है, ऐसे ब्रिज की बात करें तो ये भारत में दूसरा है ना। ऐसा ब्रिज देखे तो ये जो राजगीर में ये क्या है, भारत में दूसरा है। तो मन में आएगा कि पहला कहां पर है, तो पहला जो बनाया गया है वो सिक्किम में बनाया गया है। ठीक है, भारत का पहला ऐसा ब्रिज जो है वो कहां पर बनाया गया, वो बनाया गया है सिक्किम में। और दूसरा ब्रिज जो है वो अपने बिहार में, बिहार में भी राजगीर में बनाया गया है। ठीक है ना। राजगीर के बारे में कौन नहीं जानता, ये मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी जिसे गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर। यहीं पर देखें तो विश्व शांति स्तूप, वेडुवन बिहार और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो हमारे गर्म पानी के झरने हैं वो सब के सब यहां पर अवस्थित है। इसके लिए अपना राजगीर जो है बड़ा ही फेमस है। ठीक है ना, क्लियर है, बड़े आगे, मजा आ रहा है ना सबको। अब ये हमारा कल तक का जो क्वेश्चन था वो था, अब थोड़े से इजी टाइप के आ गए। ठीक है ना। इसके बाद अब जो क्वेश्चन का लेवल है बता बता के चल रहा हूं, क्योंकि आप सभी बीच में कमेंट करने लग जाओगे सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। भैया आते हैं, आप प्रश्न पत्र उठा करके देखो। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको यहां पर है एकदम इजी लेवल का। अब यहां से क्या हो गया, यहां से हो गया इजी। इसमें एक भी आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। अगर इसमें गलत होता है तो आप बाकियों से बड़े पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो देखो यहां पर पहला क्या है कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी, बताओ। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, है ना, राजगीर ही, या फिर इसी को गिरिव्रज के नाम से जाना जाता है। ये पहली राजधानी थी, है ना। पाटलिपुत्र जो है ये बाद में बनाई गई, है ना। कब, बाद में बनाई गई। किसने बनाया, तो उदयन ने, है ना। उदयन ने क्या किया, अपनी राजधानी किसको बनाई, पाटलिपुत्र को बनाई। वैशाली जो है ये वज्जी संघ की राजधानी थी, किसकी, वज्जी संघ की ये राजधानी हुआ करती थी। और वही बात करें हम चंपा की, तो चंपा जो है ये अंग की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो 3 महाजनपद अपने बिहार में थे, है ना। मगध जिसकी राजधानी पहले राजगीर है, फिर बाद में पाटलिपुत्र हुआ, है ना। दूसरा वज्जी संघ जिसकी राजधानी वैशाली, और तीसरा अंग जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था, बताएंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था,
पावापुरी, कुंडग्राम, लुम्बिनी या फिर गया? क्या होगा बताएं आप सभी। इसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये इजी वाले क्वेश्चंस हैं। चलो बी के साथ सभी जा रहे हैं, कुंडग्राम, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। अगर हम बात करें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, और ये कुंडग्राम कहां पर है, ये है वैशाली, है ना। वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब बात करें यहां पर किसकी, हम बात कर ले महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी है कौन, तो 24वें तीर्थंकर। इसके साथ साथ आप याद रखो एक क्या चीज, ये अंतिम तीर्थंकर भी हैं, है ना। तो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हैं। पावापुरी में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण अर्थात इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, तो वो हुई थी आपके पावापुरी में। और इसी पावापुरी में इनके भाई के द्वारा जहां पर इनकी मृत्यु हुई, वहां पर बनवाया गया है जल मंदिर। क्या किया गया है, जल मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जल मंदिर कहां पर अवस्थित है, पावापुरी में अवस्थित है। आप सभी ध्यान में रखोगे। ठीक है। महावीर स्वामी की बात कर लें, है ना, तो ये अंतिम तीर्थंकर हैं। इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, है ना। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी आप सभी ध्यान में रखना। बात करें ज्ञान प्राप्ति, तो इनको ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई थी, इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी जृंभिक ग्राम में। कहां पर, जृंभिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वृक्ष की बात कर ले तो साल वृक्ष के नीचे, और वहीं नदी की बात कर ले तो नदी जो थी उसका नाम था रिजुपालिका नदी। क्या नाम था, रिजुपालिका नदी, है ना। अगर बात कर ले इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया, प्रथम उपदेश इन्होंने कहां पर दिया, तो वो दिया था राजगृह में। कहां पर, राजगृह में। और राजगृह में भी कहां, तो विपुलाचल पर्वत। कौन सा, विपुलाचल पर्वत जो है, विपुलाचल पर्वत पर। और पहले उपदेश का घटनाक्रम जो है इसे कहा जाता है वीर शासन उदया। क्या कहा जाता है, वीर शासन उदया। जैसे बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, इसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। वैसे ही महावीर स्वामी के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया उसे कहा जाता है वीर शासन उदया, है ना। कहीं जगह है, मैं यहां लिख देता हूं, है ना, वीर शासन उदया। ठीक है। ये क्या है, ये इनके द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश है। ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, अगला देखो, कह रहे हैं कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन गलती इसमें अगर हुई तो हम बाकियों से बहुत पीछे चले जाएंगे। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ, बताएंगे। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ, व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल। चलो बी के साथ सब जा रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें 1911, तो 1911 में हुई थी घोषणा कि भैया हम कर रहे हैं अलग। और 1911 में कहां पर, 1911 में कहां पर, तो आप क्या याद रखोगे, दिल्ली दरबार। ठीक है। यहां पर आयोजन किया गया दिल्ली दरबार का, और ये तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार था। ध्यान रखना, आयोजन करता कौन रहेगा, वो रहेगा हार्डिंग, है ना, हार्डिंग के द्वारा। और ये दिल्ली दरबार का आयोजन किसके स्वागत में किया जाएगा, स्वागत, तो यहां पर जॉर्ज पंचम, है ना, जॉर्ज पंचम जो थे, जॉर्ज पंचम के स्वागत में, है ना, और यहां पर रानी मैरी, इनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। यहां पर 3 बड़ी घोषणाएं होगी। क्या क्या, पहली, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। दूसरी, है ना, कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा है। और तीसरा, बंगाल से अलग करके एक नए राज्य के रूप में बिहार की स्थापना की जाती है ना। तो यहां पर घोषणा क्या की गई, बिहार की स्थापना की। लेकिन ध्यान रखना, इस बिहार में केवल बिहार नहीं था, इसमें था वर्तमान का अपना प्यारा बिहार, है ना। फिर यहां पर देखें
जो हमारा पड़ोसी राज्य है झारखंड और इसके साथ साथ उड़ीसा, ये तीनों ही क्या थे, तीनों ही इसमें शामिल थे। लेकिन उड़ीसा इससे 1936 में अलग हो गया, झारखंड इससे वर्ष 2000 में अलग हो गया, तब जाके अपना बिहार का वर्तमान स्वरूप आया। तो ये सारा क्रम कब हुआ, ये हुआ 1912 में। 1912 में कब, तो 22 मार्च को। इसलिए 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, इस दिन मनाते हैं बिहार दिवस, है ना, बिहार स्थापना दिवस या फिर बिहार दिवस हर 22 मार्च को हम मनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखो। अगला कह रहे हैं कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। Which person from Jagdishpur led the revolutionary in the 1857 uprising? कुंवर सिंह, पीर अली, मंगल पांडे या फिर तात्या टोपे। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्या होगा, बहुत बढ़िया, सभी लोग कुंवर सिंह के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कुंवर सिंह थे कौन, तो जगदीशपुर के ये जमींदार थे, है ना, जगदीशपुर के जमींदार थे। इनकी आयु इस टाइम पीरियड पर क्या थी, इनकी आयु थी 80 वर्ष, है ना, यानी कि हड्डियां पुरानी हो गई हैं, लेकिन इन पुरानी हड्डियों में इतनी ताकत थी कि अंग्रेजों को 4-4 बार इनके द्वारा कूटा जाता है। ठीक है, अगर आप सभी से पूछे क्या क्या क्वेश्चन पूछ जा चुका है बीपीएससी में, देखो बीपीएससी ने पूछा है कि भैया आरा से किसने नेतृत्व किया, है ना, 1 मिनट वेट करना। ठीक है, चलो तो यहां पर क्या क्या पूछा गया, जैसे अगर पूछ दे आरा से किसने नेतृत्व किया, फिर पूछ दे जगदीशपुर से, ठीक है, फिर आपसे पूछ दे शाहाबाद क्षेत्र, या फिर पूछ दे आप सभी से कि बिहार में नेतृत्व किसने किया, तो सबका आंसर आप क्या लगाओगे, वीर कुंवर सिंह लगाओगे, है ना, वीर कुंवर सिंह लगाओगे। आरा पूछा जा चुका है, जगदीशपुर पूछा जा चुका है, इसी क्षेत्र को पहले शाहाबाद क्षेत्र कहा जाता था, है ना, भोजपुर है ना, भोजपुर बक्सर वाला क्षेत्र है ये, और बिहार पूछे तो सबका आंसर आप वीर कुंवर सिंह लगाओगे। पीर अली की बात करें तो पीर अली ने पटना में नेतृत्व किया था, कहां पर, पटना में। मंगल पांडे वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले विरोध किया, है ना, सबसे पहले विरोध किया, और जो कि यहां पर तत्कालीन कारण बना, और इसी को लेकर यहां पर 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। हमने देखा कि वीर कुंवर सिंह अपने अंतिम संघर्ष में घायल हो जाएंगे, कटे हुए हाथ के साथ फिर भी इन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया, लेकिन उसके 2 दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु के पश्चात जो इसका नेतृत्व करेंगे ना, वो इनके भाई करेंगे, है ना, भाई, और भाई का नाम क्या था, भाई का नाम था अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह इनके भाई थे। तो अगर पूछे कि वीर कुंवर सिंह के पश्चात बिहार में यहां पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो अब क्या लिखोगे, आप लिखोगे अमर सिंह। ठीक है, क्लियर है, क्या चीज, अमर सिंह आप याद रखोगे। ठीक है, चलो बड़े आगे, अगला देखो। अगला कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहां स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहां स्थित है, सासाराम में, दिल्ली में, पटना में या फिर लाहौर में। शेरशाह का मकबरा, शेरशाह आप सभी को पता ही होगा इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। शेरशाह सूरी की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो बिहार दरोगा में पूछा गया है इसके बचपन का नाम, है ना, बचपन का नाम। ठीक है, क्या था, वो था आपका फरीद खान। ठीक है, बीपीएससी में पूछा हुआ है कि इसका बचपन गुजरा कहां, सोन नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे। ठीक है, फिर पूछा गया है कि इसने अपने प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए, प्रशासनिक अनुभव इसने प्राप्त किया कहां से,
तो सासाराम से। और ये बिहार दरोगा में पूछा गया है कि इसने अपना प्रशासनिक अनुभव जो है वो कहां से प्राप्त किया। ये कैसा शासक था, तो ये अफगानी शासक था, ध्यान रखना। कैसा? अफगानी शासक था। मूल इसका जड़ जो था वो अफगान से जुड़ा हुआ था। और इसका मकबरा जो है वो कहां पर है, वो है सासाराम में। कहां पर है, तो सासाराम में है। ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ, तो इसके निर्माण की बात करें तो 1540 से 45 के बीच में इसका निर्माण हुआ। कहां पर है, तो ये एक कृत्रिम जलाशय में अवस्थित है। कृत्रिम जलाशय में अवस्थित है। और ये कैसा, तो अष्टभुजाकार है। कैसा? अष्टभुजाकार है। ये ध्यान रखना, 8 भुजाओं वाली है। नॉर्मली हमारा घर जो बनता है वो 4 भुजाओं वाली बनता है, लेकिन ये 8 भुजाओं वाली है, अष्टभुजाकार है। ध्यान रखना, देखने में मजा आ जाता है। तो अगर आप इस क्षेत्र से गुजरे तो अवश्य ही शेरशाह सूरी का मकबरा आप सभी को देखना चाहिए। अगला देखो, अगला कह रहे हैं कि बिहार में तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है। देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन, ये एकदम इजी वाला है। बिहार में तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? धान की खेती से, अफीम की खेती से, नील की खेती से, या फिर रेशम की खेती से? तो इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, सभी बिल्कुल सही जा रहे हो। और वो है हमारा ऑप्शन सी, नील की खेती से। इसमें व्यवस्था क्या था कि किसानों को हर 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो भूमि है उसमें नील की खेती करनी थी। और यह भी 3 कट्ठा वो जो उसकी सबसे ज्यादा उर्वर भूमि थी। और यहां पर नील उगाने से क्या होता था, उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती थी, जिस कारण से किसानों के द्वारा विरोध किया जाता था। बदले में किसानों को मारा जाता था, पीटा जाता था, और जबरदस्ती यहां पर इनसे नील की खेती करवाई जा रही थी। ठीक है। तो इसी के खिलाफ यहां पर एक सत्याग्रह हुआ जिसे कहा गया चंपारण सत्याग्रह। क्या कहा गया? चंपारण सत्याग्रह कहा गया। ये कब हुआ? ये हुआ 1917 में, है ना। बात करें इसका नेतृत्व किसने किया, तो इसका नेतृत्व जो है गांधी जी ने किया। किसने? गांधी जी ने किया। और गांधी जी के संदर्भ में याद रखना, भारत में इनका ये क्या था, प्रथम सत्याग्रह था, है ना। भारत में इनका प्रथम सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह था। इस बार के बिहार दरोगा में ये पूछा गया, क्या पूछा गया है कि गांधी जी का राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम सत्याग्रह, है ना। मतलब जो इनको राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया, तब क्या लिखोगे, तब आप लिखोगे रॉलेट सत्याग्रह, है ना। रॉलेट सत्याग्रह से गांधी जी जो थे वो क्या बन गए, नेशनल लीडर बन जाते हैं। और ये क्षेत्रीय स्तर पर था, है ना। चंपारण, उसके बाद से खेड़ा, है ना, अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये 1917-18 में किया इन्होंने। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं और इससे ये राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में उभर आते हैं। गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, ये कई बार पूछा गया है। तो आमंत्रण किसने दिया था, वो दिया था राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। कहां पर? तो 1916 का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इस लखनऊ अधिवेशन में इनको आमंत्रित किया गया था। ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है, तो इसमें गांधी जी विजयी रहते हैं, है ना। गांधी जी क्या रहेंगे, विजयी रहेंगे। और इसका देखा जाए हुआ क्या, तो इसके तहत चंपारण एग्रेरियन एक्ट, है ना, चंपारण एग्रेरियन एक्ट जो है ये पारित होगा 1918 में। और इसी के माध्यम से जो तिनकठिया प्रणाली है वो तिनकठिया प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी, किसानों का शोषण समाप्त हो जाएगा। तो मान लो कोई क्रिकेटर आया, पहले बॉल पे छक्का मार दिया, हीरो बन गया, है ना। अहमदाबाद खेड़ा यानी कि 3 बॉल पर 3 छक्के, तो भैया ये तो वर्ल्ड फेमस आदमी हो जाएगा। तो गांधी जी पहले ही फेमस थे, अफ्रीका में जो अंग्रेजों को हराए थे वो, और भारत में 3 यहां पर लीडरशिप प्रदान की और तीनों में ये विजय प्राप्त करते हैं, तो बड़े नेता बन जाते हैं। और रॉलेट सत्याग्रह से ये पूरे भारत में मशहूर हो जाते हैं। उसके बाद से जो आंदोलन होगा वो गांधीवादी चरण हो जाता है। ठीक है। तो 1919 के बाद का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसे गांधीवादी चरण के रूप में हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला देखो कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, है ना। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, बताएंगे? हाँ, वैभव सूर्यवंशी। बहुत तगड़ा खेल रहा है बच्चा, है ना, लेकिन
मैंने सोचा अभी तक देखा नहीं था, बस न्यूज में ही देखता था कि भैया इतने बॉल में शतक मार दिया, इतने बॉल में शतक मार दिया। तो शायद परसों मैच था ना, राजस्थान आरआर क्या है, राजस्थान रॉयल्स। तो मैंने सोचा कि चलो आज वैभव सूर्यवंशी का मैं पूरा का पूरा मैच देखूंगा कैसे खेलता है। भैया पहले गेंद पर वो आउट हो गया। फिर मैं सोचा कि शायद मैं ही देखा, इससे वो डर गया कि शशि सर जो है वो मेरा स्किल सीख लेंगे, देख लेंगे तो पहले गेंद पर ही वो आउट हो जाता है। बड़ा दुखी हुआ, इससे पहले नहीं देखा था तो खूब मारा है ना, खूब मारा। लेकिन बात करें है ना, जब देखने की इच्छा हुई तो वो 0 पे आउट हो गया। और इसकी बात क्या हो जाएगी, पाटलिपुत्र का संस्थापक तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा, थोड़ी देर पहले ही है ना, उदयन जो है, उदयन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अगर बात करें इसकी शुरुआत, तो शुरुआत अजातशत्रु से होता है, जब ये वैशाली पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा था, है ना। वैशाली का ये क्या कर रहा था, विजय कर रहा था। और वैशाली का विजय करने के लिए ये 16 वर्षों तक युद्ध लड़ा, जिस कारण से इसे 16 वर्षीय युद्ध कहा गया। तो इस 16 वर्षीय युद्ध के दौरान गंगा सोन गंडक जो नदी है, वहीं पर एक सैन्य छावनी बनाएगा, है ना। वहीं पर देखे तो एक सैन्य छावनी का निर्माण करेगा, है ना। आगे चलकर ये पाटली ग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है, पाटली ग्राम। और इसी पाटली ग्राम में खूब सारा पैसा लगाएगा कौन, उदयन। और पैसा लगाकर इसको एक नगर बना देगा और नाम रखेगा पाटलिपुत्र, है ना, नाम रखेगा पाटलिपुत्र। और इसी पाटलिपुत्र को उदयन आगे चलकर अपना राजधानी बनाता है। ठीक है, तो उदयन की स्थापना की बात कर लें, है ना, माफ करना, पाटलिपुत्र की स्थापना की तो उदयन था, और इसने क्या किया, इसको राजधानी बनाया। आगे चलकर शेरशाह सूरी, कौन, शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी के द्वारा 1541 में यहां पर पटना का गठन किया जाता है, पटना की स्थापना की जाती है। और फिर ये क्या करेगा, अपनी राजधानी इसको रखेगा। ठीक है, तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के कई सारे नाम हैं, है ना। जो मेगास्थनीज आया था वो क्या बोला था, इसको पालीब्रोथा कहा था। क्या कहा था, पालीब्रोथा। फिर आगे चलकर अगर औरंगजेब का समय काल देखे तो उसके समय काल पर इसका नाम रखा गया था अजीमाबाद। क्या नाम रखा गया था, अजीमाबाद नाम रखा गया था। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को पुष्पपुर कहा जाता है। ठीक है, इसी को देखें तो इसी का नाम है कुसुमपुर, है ना। तो अगर कुसुमपुर की बात कर ले तो भी हम पाटलिपुत्र की ही बात कर रहे हैं, पुष्पपुर की बात कर ले तब भी पाटलिपुत्र की बात कर रहे हैं, अजीमाबाद कहें तब भी हम पाटलिपुत्र का ही बात यहां पर कर रहे हैं, है ना। पालीब्रोथा कहें तब भी पाटलिपुत्र। तो इसके कई सारे क्या है यहां पर नाम रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 21 वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, आप सभी बताओगे। क्या हो जाएगा सही आंसर, है ना, 1936। अब डेट भी बता दो, है ना। यहां पर तो ईयर तो हमने पढ़ लिया, डेट बताओगे, डेट क्या होगा, ये होगा आपका 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। 2000 में देखें तो कब, है ना, 2000 में देखें तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से क्या होगा, झारखंड अलग होगा। कौन, झारखंड अलग होगा। और 15 नवंबर को ही क्यों, तो इस दिन जो जनजातीय नेता हैं, कौन, भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, तो इस दिन भगवान बिरसा मुंडा जो हैं, बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती थी। और इसी जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड की स्थापना की गई। कैसे, तो दक्षिणी 18 जिले को मिलाकर, है ना, दक्षिणी 18 जिलों को मिलाकर। ठीक है, और ये जिले जो रहे, ये बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना, तो लगभग आप देखोगे 46% के आसपास जो भूभाग था उसको मिलाकर झारखंड की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है ना, आओ बढ़ते हैं आगे। अगला, कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये तो हमने अभी अभी पढ़ लिया। ठीक है ना, तो इसमें तो ज्यादा हमें यहां पर देखना है नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, वो हो जाएगा पीर अली। ठीक है, पीर अली जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना में किए हुए थे। ठीक है ना, ये पुस्तक विक्रेता थे। अगला देखो, अगला कह रहे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे।
अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण या फिर कर्पूरी ठाकुर? बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। ये इजी लेवल का क्वेश्चन, इसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो फिर से सभी बी के साथ जा रहे हैं। बी क्या है? श्री कृष्ण सिंह, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें श्री कृष्ण सिंह की तो ये यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप सभी को पता होगा कि यहां पर आता है भारत में 1935 का अधिनियम। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। और इसी 1935 के तहत 1937 में चुनाव होगा, 1937 में चुनाव होगा। इस समय बिहार विधानसभा की अगर हम बात कर ले सीट तो 152 सीट थी, 152 सीट पर यहां पर चुनाव हुआ। 152 में से 98 सीट जो थी इस पर इंडियन नेशनल कांग्रेस विजयी रही, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां पर विजयी रही। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो यहां पर नेता थे वो कौन थे? वो थे श्री कृष्ण सिंह, है ना, श्री कृष्ण सिंह। लेकिन अब देखो यहां पर 1935 में बात ही किसकी की गई थी कि जो क्षेत्रीय स्वायत्तता है, क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात की गई थी कि जो यहां पर प्रांतीय सरकार बनेगी उसको ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी। और इसी बात को लेकर यहां के गवर्नर और श्री कृष्ण सिंह के बीच में थोड़ा सा मतभेद था। श्री कृष्ण सिंह कहे कि ठीक है भैया हम सरकार बनाएंगे, लेकिन अच्छे से व्याख्या तो करो, है ना, प्रमाणित तो करो कि तुम हमें स्वायत्तता दोगे। तो इस कारण से दोनों में क्या रहा? मतभेद रहा। और ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल है, राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है और उसके द्वारा विवेक का प्रयोग करके एक व्यक्ति हैं जो इंडिपेंडेंट पार्टी से थे, है ना, इंडिपेंडेंट पार्टी। नाम क्या उनका? उनका नाम है मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस को राज्यपाल ने सरकार बनाने का आमंत्रण दे दिया कि आप सरकार यहां पर बनाइए। और इस कारण से मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले पीएम बनते हैं, बिहार के पहले प्रधानमंत्री। ध्यान रखना उस समय मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? मोहम्मद यूनुस। लेकिन ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से कुछ ही दिनों की सरकार बनने के पश्चात इनकी सरकार गिर जाती है। और तब तक इनके और गवर्नर के बीच में जो मतभेद था वो मतभेद समाप्त हो गई थी, जिस कारण से ये 1937 में क्या करेंगे? तो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री, है ना, उस समय तो प्रधानमंत्री थे, बाद में चलकर हमने इसको मुख्यमंत्री नाम दिया, है ना। तो पहले कई बार बीपीएससी के द्वारा मोहम्मद यूनुस को पहला मुख्यमंत्री माना गया है, बाद के एग्जामों में श्री कृष्ण सिंह को माना गया है, इसलिए हम श्री कृष्ण सिंह को ही लेकर चलेंगे। यही हमारे बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? तो अभी अभी हमने बात किया, वर्तमान में है सम्राट चौधरी। कल ही एकदम नया नया लाल लाल जैसे बच्चा पैदा होता है, वैसे ही इन्होंने कल क्या किया है? शपथ ग्रहण किया हुआ है, ठीक है। हाँ, 1937 में, है ना, कि कब बनते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह 1937 में बनेंगे। 1961 तक ये बिहार के सीएम रहेंगे, है ना, 1961 तक, ठीक है। 37 में देखना, 37 में एक दो क्वेश्चन और पूछा गया यहां से। 37 में क्या बन गए? ये बन गए यहां पर मुख्यमंत्री। लेकिन 1939 में क्या हुआ? दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और दूसरे विश्व युद्ध में बिना भारतीयों से पूछे भारत को युद्ध में शामिल करने की घोषणा अंग्रेजों ने कर दिया। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि भैया काहे की स्वायत्तता, तुमने तो हमें स्वायत्तता देने की बात की थी और इतनी बड़ी बात बिना हमसे पूछे तुमने घोषणा कर दिया कि भारतीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से शामिल होंगे। ऐसा संभव ही नहीं है। और ऐसा अगर तुमने कर दिया, हमारे पास स्वायत्तता ही नहीं है, सरकार हमारे पास है, हमें बिना पूछे युद्ध में तुम घसीट दिए, भाड़ में जाए ऐसी सरकार, हमें नहीं चलाना ऐसी सरकार। और इस कारण से 1939 में, है ना, 1939 में सामूहिक रूप से इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। और 1939 से लेकर 1945 तक कोई यहां पर इलेक्शन ही नहीं होता है। फिर 1946 में इलेक्शन होगा तो यही बनेंगे। उसके बाद हम आजाद हो जाते हैं। आजादी के बाद 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, फिर यही बनते हैं और 1961 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न,
अच्छा, समय भी होने वाला है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या फिर हर्षवर्धन? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चलो बहुत बढ़िया, कुछ महान है जो धर्मपाल कह रहे हैं, बट इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा कुमारगुप्त, है ना। कुमारगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। धर्मपाल की बात कर लें तो ये किसकी स्थापना? ये विक्रमशिला, है ना, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसने की हुई थी। धर्मपाल ही था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिया था, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव इसने दान में दिया था ताकि इसके खर्चे चलाए जा सके। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और आप सभी को ध्यान रखोगा कि 2002 में, है ना, अच्छा नालंदा विश्वविद्यालय है ना, तो 2016 में इसे यूनेस्को का विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है ना। यूनेस्को का विश्व धरोहर के रूप में इसे शामिल किया गया है। और बिहार में विश्व धरोहर 2 हैं। एक तो हो गया नालंदा विश्वविद्यालय, सबसे पहला जो है वो है ना महाबोधि मंदिर। कौन सा? महाबोधि मंदिर। ठीक है, इसे कब? तो 2002 में यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, पढ़ाई जो है 2014 से शुरू है ना, 2014 से इसमें पढ़ाई जो है वो शुरू है। ठीक है, पुनर्स्थापना 2014 में इसकी की गई है। ठीक है ना। तो चलो फिर करते हैं यहीं पर सेशन का समापन, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए होमवर्क होगा, है ना। इससे पहले आप सभी के लिए क्या होगा? होमवर्क होगा। और ये है आज का होमवर्क। कितना आसान होमवर्क आ गया। सभी आंसर करना कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है, ये आप सभी के यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, बाकी सेशन कैसा लगा आप सभी कमेंट करके अवश्य ही बताना, और कोई डाउट रहा हो तो भी कमेंट करके अवश्य ही पूछ लेना। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।